नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि लोकतंत्र को समझने के लिए पूरे देश का नक्शा देखना पड़ता है, लेकिन कभी-कभी सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की नब्ज पकड़ लेना ही काफी होता है। तो आज हम आंकड़ों और जमीनी हकीकत के जरिए भिवानी की कहानी को समझेंगे। और ये सिर्फ एक चुनाव का विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक खाका है कि कैसे शासन को वापस लोगों से जोड़ा जाए। तो ये है हरियाणा का भिवानी, एक ऐसा इलाका जो कह सकते हैं कि एक दोराहे पर खड़ा है। यहाँ की जमीन अर्ध शहरी भी है और ग्रामीण भी। अर्थव्यवस्था पूरी तरह खेतों पर टिकी है, लेकिन यहाँ के नौजवानों के सपने शहरों वाले हैं। सच तो ये है कि भिवानी की राजनीति, यहाँ की चुनौतियां और यहाँ के लोगों का संघर्ष पूरे भारत में हो रहे बड़े बदलावों की एक छोटी सी तस्वीर ही है। चलिए सबसे पहले इस एक नंबर पर गौर करते हैं, 27,884। ये 2024 के विधानसभा चुनाव में हार का अंतर था। देखिए, ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, समझिए, ये एक खाई है। ये उस दूरी का सबूत है जो एक राजनीतिक दल और उन लोगों के बीच बन गई है जिनकी वो नुमाइंदगी करना चाहता है। और इस खाई को आप सिर्फ नारों से नहीं पाट सकते। इसके लिए एक ठोस, एक अनुशासित योजना चाहिए। अब जरा इन नतीजों पर नजर डालिए। जो दल जीता उसे 48% से भी कम वोट मिले, लेकिन जो विपक्ष का वोट है वो देखिए, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक क्षेत्रीय दल को 26% मिले और राष्ट्रीय विपक्ष को सिर्फ 14% से कुछ ज्यादा। तो हिसाब बहुत सीधा है, जब तक सरकार के खिलाफ वोट इस तरह बढ़ता रहेगा, तब तक 47% वोट वाला भी आराम से जीतता रहेगा। ये बिखराव ही यहाँ की राजनीतिक सच्चाई बन गया है। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। एक राजनीतिक वापसी की इंजीनियरिंग आखिर होती कैसे है। तो आज हम यही सफर तय करेंगे। हम हार की परतें उधेड़ेंगे, फिर लोगों की असली चिंताओं को सुनेंगे, 15 साल के डेटा में छिपे पैटर्न को पहचानेंगे, फिर समझेंगे कि सिस्टम में आखिर गड़बड़ कहाँ हुई, और उसके बाद वापसी के लिए एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने के लिए कैसा लीडर चाहिए। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं, भिवानी हार की एनाटमी। यानी हम ये समझेंगे कि इस चुनौती का पूरा भूगोल, समाज और इतिहास क्या है। भिवानी एक सामान्य सीट है जहां करीब 2.25 लाख वोटर्स हैं। अर्थव्यवस्था कपास और अनाज पर टिकी है, जिसका सीधा मतलब है कि पानी, बिजली और एमएसपी जैसे मुद्दे यहां जिंदगी और मौत का सवाल हैं। यहां के युवा और महिला वोटर किसी भी चुनाव का पासा पलट सकते हैं। लेकिन सबसे अहम आंकड़ा वो आखिरी लाइन में है। कांग्रेस यहां आखिरी बार 2005 में जीती थी, यानी लगभग 2 दशक। ये सिर्फ एक चुनाव की हार नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का आपसे दूर चले जाना है। तो अब चुनावी आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस जमीनी हकीकत को समझते हैं जहां से असल में राजनीति निकलती है। खंड 2, लोगों की असली चिंताएं। यहां हम जमीन की नब्ज को सुनने की कोशिश करेंगे। हमारे खेत प्यासे हैं और हमारे बेटों को काम चाहिए। ये वाक्य ये किसी राजनीति भाषण का हिस्सा नहीं है। ये भिवानी के एक किसान की सीधी, सच्ची और गहरी बात है। इसमें सिर्फ 2 शब्द हैं जो यहाँ की पूरी राजनीति अर्थव्यवस्था को बयां कर देते हैं: पानी और रोजगार। खेत की प्यास का मतलब है सिंचाई की समस्या, घटता हुआ भूजल, और बेटों के लिए काम का मतलब है उद्योगों की कमी, पलायन की मजबूरी और टूटते हुए सपने। और ये सिर्फ एक इंसान की आवाज नहीं है। जब हम व्यवस्थित तरीके से डेटा को देखते हैं तो ठीक यही तस्वीर सामने आती है। पानी की कमी और बेरोजगारी दोनों को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। महंगाई और स्थानीय उद्योगों की कमी भी लिस्ट में बहुत ऊपर हैं। मतलब साफ है, भिवानी के लोग राष्ट्रीय बहसों से ज्यादा अपनी रोजी रोटी के बुनियादी सवालों से परेशान हैं। कोई भी राजनीतिक दल जो इन 2 मुद्दों पर बात नहीं करता, वो भिवानी के लोगों से कभी जुड़ नहीं सकता। अब वक्त है इन जमीनी चिंताओं को पिछले 15 साल के चुनावी आंकड़ों से जोड़कर देखने का। खंड 3, 15 सालों का डेटा। ये एक तरह का फॉरेंसिक विश्लेषण है जो हमें बताएगा कि ये गिरावट आखिर शुरू कब, कैसे और क्यों हुई। देखिए, ये कहानी एक गिरावट की है, एक क्रमिक पतन की। 2009 में पार्टी 25% से ज्यादा वोटों के साथ मुकाबले में थी। फिर आता है 2014, जब राष्ट्रीय लहर में वोट शेयर गिरकर 10% से भी नीचे चला गया। एक बड़ा झटका था। लेकिन असली चिंता की बात 2019 और 2024 में है। पार्टी वापसी नहीं कर पाई और 2024 आते आते वो तीसरे नंबर पर खिसक गई। तीसरे नंबर पर आने का सीधा मतलब है कि लोग अब आपको सत्ता का मुख्य विकल्प मान ही नहीं रहे। ये बार चार्ट उसी कहानी को और भी साफ साफ दिखाता है। 2009 से 2014 के बीच एक जबरदस्त गिरावट, और उसके बाद एक मामूली सी बढ़त जो उस खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए बिल्कुल नाकाफी है। देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते।
वो हमें बता रहे हैं कि समस्या सिर्फ एक चुनाव हारने की नहीं है। समस्या मतदाताओं के एक बहुत बड़े हिस्से के साथ विश्वास का रिश्ता टूटने की है, और उस भरोसे को दोबारा बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। और यहीं पर एक पल के लिए रुकना जरूरी है। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक बातचीत सिर्फ जोशीली नहीं हो सकती, उसे जिम्मेदार और तथ्यों पर आधारित होना ही पड़ता है। उसका पहला काम है उन लोगों की गरिमा बनाए रखना जिनकी वो बात कर रही है। और जब राजनीति लोगों की असल समस्याओं, पानी, रोजगार से भटक जाती है ना, तो वो अक्सर ऐसे मुद्दों पर चली जाती है जो लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। ये सिर्फ एक किताबी आदर्श नहीं है, ये असरदार गवर्नेंस की पहली शर्त है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ क्यों? इस गिरावट के पीछे की जड़ें क्या हैं? खंड 4 में हम इसी सिस्टम की नाकामी का निदान करेंगे। हम अलग अलग बिंदुओं को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस गिरावट के पीछे कोई एक कारण नहीं है, कई वजह हैं। पहला तो ये कि एक मजबूत और जमे हुए सत्ताधारी विधायक हैं जिनकी अपनी एक पहचान है। दूसरा, जैसा हमने पहले भी देखा, विपक्ष पूरी तरह से बटा हुआ है। तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण, संगठन का कमजोर पड़ जाना। बूथ लेवल पर कोई मौजूदगी नहीं, लोगों से कोई संपर्क नहीं। चौथा, नैरेटिव की लड़ाई में हार। वंशवाद जैसे टैग ने पार्टी को इतना उलझा दिया कि वो लोगों के असल मुद्दों पर बात ही नहीं कर पाई। और आखिर में वोटरों की उदासीनता। जब आपके अपने समर्थक ही वोट डालने के लिए उत्साहित ना हो तो ये एक बहुत गहरी समस्या का संकेत है। तो अभी तक हमने समस्या की चीर-फाड़ की, लेकिन सिर्फ निदान से काम नहीं चलता, इलाज भी चाहिए। तो अब समाधान की ओर बढ़ने का वक्त है। खंड 5, वापसी के लिए एक ब्लूप्रिंट। ये 2029 में जीत का रास्ता तैयार करने के लिए एक व्यवस्थित इंजीनियरिंग का खाका है। इस समाधान के लिए हम एक रणनीति पेश कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। चतुर्मुख यानी 4 चेहरे जो एक साथ 4 दिशाओं में देखते हैं। इसका मकसद सिर्फ चुनाव जिताना नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संगठन को जमीन से, उसकी जड़ों से दोबारा खड़ा करना है। ये एक साथ चुनावी, संगठनात्मक, वैचारिक और संसाधन सभी मोर्चों पर काम करने की रणनीति है। तो पहला मुख है चुनावी रणनीति का। सबसे पहला काम गठबंधन बनाना ताकि सरकार के खिलाफ वोट एक जगह इकट्ठा हो। दूसरा, अपने अभियान को उन स्विंग गांवों पर फोकस करना जहां जीत हार का अंतर कम है, और खास तौर पर उन गांवों पर जहां पानी की किल्लत सबसे ज्यादा है। और तीसरा, युवाओं और महिलाओं को सिर्फ वोटर की तरह नहीं बल्कि एक पार्टनर की तरह जोड़ना, उनके मुद्दों पर आधारित कार्यक्रमों के जरिए। दूसरा और शायद सबसे अहम मुख है संगठन का पुनर्निर्माण। ये इस पूरी रणनीति की रीढ़ की हड्डी है। इसका सीधा सा मतलब है हर एक बूथ पर कार्यकर्ताओं की टीम को फिर से खड़ा करना, जो घर घर जाकर लोगों से मिलें। और ये काम सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं बल्कि 5 साल चलना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे जमीन से रोज फीडबैक ऊपर तक आए, ताकि पार्टी और लोगों के बीच की दूरी खत्म हो। और स्थानीय एनजीओ और किसान संगठनों के साथ मिलकर काम करना, क्योंकि जमीन पर भरोसा उन्होंने कमाया है। तीसरा मुख है कहानी को बदलने का, नैरेटिव को शिफ्ट करने का। बहस को राष्ट्रीय मुद्दों से खींचकर वापस स्थानीय नाकामियों पर लाना होगा। पानी और नौकरियां। वंशवाद के आरोप का जवाब वंशवाद पर बहस करके नहीं दिया जा सकता। इसका सही जवाब है एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा करना जो एक डेवलपमेंट प्रोफेशनल हो, जिसके पास समस्याओं को सुलझाने का एक ट्रैक रिकॉर्ड हो। और सबसे जरूरी, ऐसी सरल स्थानीय भाषा में बात करना जो सीधे लोगों के दिल को छुए। यानी पुरानी कहानी थी वंशवादी राजनीति पर, नई कहानी होगी हमारे खेतों के लिए पानी। पुरानी कहानी राष्ट्रीय बहसों में उलझी थी, नई कहानी होगी हमारे युवाओं के लिए नौकरियों पर। पुरानी कहानी पार्टी केंद्रित थी, नई कहानी होगी जन केंद्रित। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये राजनीति की प्राथमिकताएं बदलने की एक बहुत सोची समझी कोशिश है, ताकि एजेंडा पार्टियां नहीं बल्कि लोग तय करें। और चौथा मुख है संसाधनों को जुटाने का। और यहां संसाधन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, इसका मतलब है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल साधनों का सही इस्तेमाल करना, ताकि आपका संदेश तेजी से सही लोगों तक पहुंचे। इसका मतलब है क्राउड सोर्सिंग के जरिए छोटे छोटे चंदे इकट्ठा करना, ताकि अभियान जमीनी और आत्मनिर्भर बने। और इसका मतलब है पार्टी के नीति विशेषज्ञों को बुलाना, ताकि पानी और रोजगार पर किए गए वादे खोखले न लगें बल्कि भरोसेमंद और प्रैक्टिकल लगें। और यहीं पर आज के दौर की एक और बड़ी जिम्मेदारी सामने आती है। आप चाहे व्हाट्सएप से मैसेज भेजें या घर घर जाएं, आपको हर नागरिक की प्राइवेसी, उसकी सहमति के अधिकार का सम्मान करना ही होगा।
ये सिद्धांत अब हमारे देश के डेटा प्रोटेक्शन कानून का भी एक अहम हिस्सा है। तकनीक का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए होना चाहिए, उनकी निजी जानकारी का फायदा उठाने के लिए नहीं। भरोसा इसी सम्मान से पैदा होता है। तो हमने एक पूरे ब्लूप्रिंट की बात कर ली, लेकिन कोई भी नक्शा खुद ब खुद इमारत नहीं बना सकता। उसे जमीन पर उतारने के लिए एक चेहरा चाहिए, एक नेतृत्व चाहिए। तो अब हम इस पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़े पर आते हैं। खंड 6, एक नेता की तलाश। भिवानी के लिए सही नेतृत्व का आदर्श स्वरूप आखिर क्या होना चाहिए? एक आदर्श उम्मीदवार में कई खूबियों का होना जरूरी है। पहली बात, वो भिवानी की मिट्टी से निकला हो, कोई बाहरी पैराशूट से उतरा उम्मीदवार नहीं। दूसरी, उसकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी हो, गैर वंशवादी हो, ताकि वो टूटे हुए भरोसे को दोबारा जोड़ सके। तीसरी, वो एक मजबूत संचारक हो, जो स्थानीय बोली में बात करे और हर पीढ़ी से आसानी से जुड़ सके। चौथी, उसे मुद्दों की गहरी समझ हो, पानी और खेती की किताबी नहीं बल्कि जमीनी समझ। और पांचवी, उसके अंदर संगठनात्मक कौशल हो, लोगों को साथ लेकर चलने और टीमें बनाने की काबिलियत हो। तो ये सिर्फ एक नेता की तलाश नहीं है, ये असल में एक जन सेवक की तलाश है। तो आखिर में हम इन दो बड़े सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। क्या एक बिखरे हुए इस सिस्टम को फिर से बनाया जा सकता है? और क्या सही नेता सही इरादे के साथ लोगों की आवाज को दोबारा सुनना सीख सकता है? भिवानी का भविष्य और शायद कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र का भी भविष्य इन्हीं सवालों के जवाब में छिपा है। ये सिर्फ एक चुनाव जीतने की रणनीति नहीं है, ये शासन में लोगों के विश्वास को फिर से बहाल करने का एक प्रयास है। तो अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमारी ईमेल आईडी है mgr@blueprintstrategies.ai और हमारा फोन नंबर है 08042041602। हमारा लक्ष्य राजनीति से परे, एक उद्देश्य।